गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज का टॉपिक हमारा क्या था? मोमेंटम, है ना। एक्सपेक्टेशन तो हमने करा दिया, ठीक है। उससे भी बचे हुए कुछ क्वेश्चन को करा देंगे। और आप लोग के लिए जो टेस्ट मैंने दिया हुआ है उस टेस्ट में एक्सपेक्टेशन के कुछ क्वेश्चन हैं, उसको आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। जो नहीं बनेगा आप मेरे से पूछोगे तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक। चलिए आज देखते हैं क्या है। आज हम पढ़ेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। चले क्या होता है इसका बेसिक यूज, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो हो सकता है कहीं कहीं क्वेश्चन में इसको बेसिक चीजें पहले किए थे बट उतना ज्यादा हाईली यूज नहीं करते थे, ठीक है। आज इनको बेसिक से पहले बताऊंगा। पहले मोमेंट क्या होता है, फिर फंक्शन पर वर्क करेंगे, फिर इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। चले सबसे पहले तो जानते हैं यहाँ पर ये है क्या चीजें। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का नाम में ही लग रहा है कि मोमेंट होगा और कोई किसी फंक्शन को वो क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है। मोमेंट से जनरेट हो जाता है कोई फंक्शन, तो उसको बोलते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आज पहले ये जानेंगे कि मोमेंट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो मोमेंट को दो तरीके से पहले डिफाइन करते हैं। पहला है मोमेंट अबाउट ओरिजिन। फर्स्ट ये चीजें आप लोग को क्लियर करना है कि भाई मोमेंट क्या है। तो इस पहला है मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो मोमेंट अबाउट ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग सबसे पहले जानेंगे कि मोमेंट क्या होता है, ठीक है। मोमेंट अबाउट ओरिजिन को हम लोग जो है म्यू आर डैश से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? म्यू आर डैश से डिनोट करते हैं। जहां पर ये आरथ पोजीशन वाला बताता है, ये आर बताता है आर्थ मोमेंट। इसका मतलब क्या होता है? आर्थ, ठीक है। आर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है। यानी कि ये आर वाला पोजीशन बताता है आर वन है, ठीक है। अगर वन डालूंगा तो वन मोमेंट, ठीक है। वन फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन हो जाएगा, टू लिख दूंगा तो सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन हो जाएंगे। लाइक इस तरह से रहते हैं, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं? म्यू डैश से डिनोट करते हैं। और म्यू डैश और होता क्या है, विच इज डिफाइंड कैसा रहता है? विच इज डिफाइंड एज, ये म्यू आर डैश की वैल्यू एक्चुअल में होती क्या? इसको तो ये बोलते हैं अर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन, लेकिन म्यू आर डैश की वैल्यू होती कितनी है? तो ये एक्चुअल में एक्सपेक्टेशन होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर। अब इसको कैपिटल एक्स लिखो या स्मॉल एक्स, बात एक ही है। जहां एक्स की पावर क्या होती है? आर से डिनोट करते हैं। देखिए यहीं से कॉन्सेप्ट आपका आने वाला है, मीन वेरिएंस वगैरह सारा चीज यहां से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं से एक्चुअल में आता है। हम लोग उसको डायरेक्ट फॉर्मूला बना के याद कर लेते हैं कि ये मीन है, ये आपका वेरिएंस है, बट एक्चुअल में यहां से आता है, ठीक है। इसको आप समझते जाओगे। तो फर्स्ट ये जो लिखा हूं ये एकदम स्पेशल फॉर्मूला है, म्यू डैश आर का फॉर्मूला, ठीक है। अब जब हम आर की वैल्यू पुट करते जाते हैं, और आर यहाँ पर क्या होता है, ये जो आर है, ये आर की वैल्यू एक्चुअल में 1 2 3 डैश 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 नंबर से होते हैं। आर की वैल्यू 1 2 3 लाइक होते रहते हैं। सपोज करो मैंने आर की वैल्यू को पुट कर दिया क्या? 1। फर्स्ट इफ आर इक्वल 1, तब ये क्या बन जाएगा? जैसे आर इक्वल 1 पुट करते हो तो म्यू डैश रहेगा ही रहेगा, और आर के जगह हमने 1 पुट किया। और इस म्यू डैश 1 को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। क्लियर है? क्या बोलेंगे? आर इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। यहां पर अब इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? तो म्यू डैश 1 की वैल्यू होने वाली है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x टू द पावर 1। और x टू द पावर 1 मीन्स बस एक्सपेक्टेशन निकालना है, किसका? x का निकालना है। और x का एक्सपेक्टेशन क्या होता है पहले भी हमने पढ़ चुके हैं, इसको हम मीन ही बोलते हैं। याद करो इसके बारे में मैंने बताया था। इसका मतलब क्या होता है? मीन। ये एक्चुअल में तो देखो यहीं से आया,
जो फर्स्ट अबाउट ओरिजिन होता है। अब ये ओरिजिन भी क्यों लिखते हैं, इसके भी पीछे मैं लॉजिक बताऊंगा कि अभी ओरिजिन क्यों बोल रहे हैं, कभी ओरिजिन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू डैश वन का मतलब क्या हो गया, मीन, यानी कि ये चीजें आपको क्लियर रखनी है। और मीन को, इसी को हम लोग मीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी अगर आपसे ये पूछे कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन मतलब क्या होता है, वो मीन होता है। और मीन का फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी निकलता है, या फिर इसको आप म्यू वन डैश भी बोल सकते हो। ये है आपका फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। जैसे ही मैं पुट करूं सेकंड पॉइंट आर इक्वल टू 2 डाल के, सेकंड पॉइंट मान लिया इफ आर इक्वल टू 2, अगर ऐसा है देन तब हमको क्या मिलने वाला है, जब हमको वो चीजें मिलेगी तो उसको बोलते हैं म्यू डैश, तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। और ये क्या बताता है, सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है। अब सेकंड अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अब क्या निकलेगा, एक्सपेक्टेशन निकालना है किसका, एक्स का स्क्वायर का। ये है आपका म्यू टू डैश का फॉर्मूला निकल गया। तो म्यू टू डैश मतलब ये। सिमिलरली लाइक इस तरह से आप आर को वैल्यू बढ़ाते चले जाओ, आपको म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश आगे निकलते चले जाएंगे। आप लोग मैक्सिमम 4 तक देखे होंगे एक किसी एग्जाम किसी बुक में, वो ज्यादातर 4 तक ही निकालते, क्योंकि 4 तक ही काम आता है, ज्यादातर काम नहीं आते हैं, ठीक है। तो म्यू थ्री डैश का मतलब क्या है, अब आप डायरेक्टली बता सकते हो, एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है किसकी, एक्स का क्यूब का, ठीक है। फोर्थ अगर मैं आपसे बोलूं म्यू फोर डैश निकालना है तो क्या मतलब है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स की पावर 4 का। हाँ, अब आपको ये कैलकुलेट आना चाहिए भाई ये मतलब क्या होता है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला बता चुका हूं मैं। भाई आपको पता होगा जब हम एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी हो एक्स का, तो क्या कैलकुलेट करना रहता है, अब डिपेंड करता है कि ये एक्स कौन सा वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल कौन से हैं हमारे, कंटिन्यूअस हैं या फिर डिस्क्रीट, है ना, ये चीजें डिपेंड करता है उसके ऊपर। अगर ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे, अगर ये डिस्क्रीट होगा तो हम क्या करेंगे, समेशन यूज करेंगे। क्लियर है, ये मैंने पहले भी बता दिया था। इसको समेशन बना, इंटीग्रेशन बना के एक्स इंटू इसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी यूज की जाती है। या तो समेशन के फॉर्म में लिखना है तो समेशन ऑफ एक्स रहेगा यहाँ पर, एक्स इंटू इसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यूज की जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा वह कौन सा रैंडम वेरिएबल है। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर की एक्स क्यू निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक्स क्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पर भी एक्स क्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये पहले भी हमने पढ़ चुका था। तो इसी तरीके से आपको निकालते चले जाना है। तो म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश, म्यू फोर डैश, आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। मैक्सिमम आपको 4 तक कैलकुलेट करनी है कि म्यू 4 तक ही चाहिए, ज्यादातर म्यू 4 डैश तक की वैल्यू। अब जब सेकंड पॉइंट की बात करूं, जो पहला पॉइंट तो मैंने बताया मोमेंट अबाउट ओरिजिन हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होता है, मोमेंट अबाउट मीन। सेकंड पॉइंट ये होता है आपका, भाई ध्यान से देखो, बी बी वाला पॉइंट, मोमेंट अबाउट मीन। क्या यहाँ चीज तक की क्लियर है आप सभी बच्चों को? अभी तक हमने पढ़ा मोमेंट अबाउट ओरिजिन, अब बताने जा रहे हैं मोमेंट अबाउट मीन। अब इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट अबाउट मीन को किससे डिनोट करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर अभी बताऊंगा। मोमेंट अबाउट, ठीक है, मोमेंट अबाउट किसका, मीन का, तो इसको म्यू आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, म्यू आर से बस डिनोट करते हैं, डैश नहीं लगता है। और इसको क्या बोलते हैं, आरथ मोमेंट अबाउट मीन, ठीक है, आरथ मोमेंट अबाउट मीन। तो आर के जगह यहाँ पर भी आप 1 2 3 पुट करते जाओगे तो मिलते चले जाएगी आपकी वैल्यू। और इसका एक्चुअल में ये डिफाइन कैसा होता है म्यू आर, तो म्यू आर डिफाइन होता है भाई समेशन है, यहाँ पर एक्चुअल में एक्सपेक्टेशन होता है, क्योंकि समेशन तो डिपेंड करता है रैंडम वेरिएबल आपका कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है, उसके ऊपर लगता है ये। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक्सपेक्टेशन निकालते हैं। जैसे ही एक्सपेक्टेशन निकालेंगे किसका, यहाँ पर हम निकालेंगे एक्स माइनस मीन का, एक्स माइनस मीन, ये चीजें होती है की पावर आर होता है। देखिए ये डिफरेंस है, इसीलिए मैं इसको ओरिजिन बोल रहा था। इसको ओरिजिन बोलने के पीछे क्या कारण है, ओरिजिन मतलब सबको पता है 0 0 होता है। तो यहाँ पर हमारा मीन, यहाँ पर देखो मैंने 0 को सब्ट्रैक्ट किया, एक्स माइनस 0, तो ये होता है मीन किसके, ओरिजिन के अबाउट, और ये मीन है। मीन मतलब यहाँ मीन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। आपको नॉलेज के लिए बता दूं, जैसे
आप सब लोग को पता होगा, हो सकता है मैक्सिमम बच्चों को पता रहा होगा, ठीक है। क्या कि जैसे अगर मैं बोलूँ ये किसका इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्कल का इक्वेशन, जिसका सेंटर क्या होता है, जिसका सेंटर बेटा a और b सेंटर है, और इसमें r क्या होता है, रेडियस होता है, सबको पता होगा, ठीक है। सेकंड, जब इसी में अगर मैं बात करूं क्या ये किसका इक्वेशन है, तो सबको पता होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसको और इस क्वेश्चन में अगर रिलेशन देखोगे तो ए और बी की जगह मैंने जीरो जीरो आर, तो ये इक्वेशन सर्कल पर सेंटर पर बनता है, जिसका सेंटर जीरो जीरो होता है, बात समझे। इसका सेंटर ओरिजिन होता है, इसका सेंटर कैसा हो गया, सेंटर जो है ओरिजिन हो गया। जब सेंटर ओरिजिन हो जाए तो इसी को क्या बोलते हैं, सर्कल अबाउट ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं, सर्कल अबाउट सेंटर ए बी। कहीं पर भी बन सकता है इसका डायग्राम, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि सर्कल पर हो सकता है ए बी यहाँ पर है तो सर्कल यहाँ भी बन सकता है। ये सेंटर इसका ए और बी, ठीक है। यहाँ से ये ए हो गया, ये राइट साइड से बी हो गया, दोनों मिलाओगे तो ए बी इसका सेंटर बन जाएगा। तो ये ऐसा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सर्कल अबाउट ओरिजिन। ये सेंटर किस पर सर्कल बना है, ओरिजिन पर बना है, क्योंकि इस पर हमने जीरो जीरो माइनस किया। देखो ए और बी कितना होता है, जीरो पुट करो तो ये ही मिल जाएगा, ए बी के जगह आप जीरो पुट करोगे तो ये मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी मोमेंट में भी यही होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मीन को घटा दिया तो मोमेंट अबाउट मीन बन गया, और मीन की जगह हमने जीरो को सब्ट्रैक्ट किया तो बन गया मोमेंट अबाउट ओरिजिन। क्या सबको ये चीजें क्लियर हो गई, यहाँ से कंपैरिजन करने से आपको पता चल गया कि यहाँ पर मीन क्यों बोल रहे थे और मोमेंट अबाउट ओरिजिन क्यों बोल रहे हैं। क्या ये चीजें क्लियर हो गई है सभी को, तो बताओ, या किसी को अभी तक कहीं दिक्कत है तो ये बताओ, बोलो। मोमेंट अबाउट ओरिजिन और मोमेंट अबाउट मीन, मीन क्यों बोल रहे थे, तो रीजन यही था। ओरिजिन बोलने का मतलब ये था कि वहां पर हमने जीरो को सेपरेट किया था, इसलिए सिर्फ एक्स लिख दिया था, एक्स माइनस जीरो का आर लिखो या फिर एक्स की पावर आर बोलो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, मोमेंट अबाउट मीन लिख दिया है। तो ये चीजें कंपेरिजन समझ में आ गया ना लोगों को। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही मैं आर के जगह वन डालूंगा, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करूंगा। आर के जगह जैसे ही वन डाला, ये डाला आर की वैल्यू वन, फर्स्ट केस इफ आर इक्वल वन, तब क्या मिलेगा, देन म्यू वन मिलेगा। और म्यू वन की वैल्यू क्या मिलेगी भाई, आओ बताओ। ये सर्कल का इक्वेशन समझते हो, ये सर्कल का इक्वेशन जो अभी मैंने बताया, सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला होता है सर्कल के इक्वेशन का। इसको देख के बताते हैं कि ये a और b ये इसका सेंटर है, ठीक है। ए बी क्या इसका सेंटर है। अगर मैंने ए बी के जगह जीरो जीरो पुट कर देना है तो क्या बन जाएगा भाई, x माइनस जीरो को x से ही लिखते हैं तो x का स्क्वायर बन जाएगा, y माइनस जीरो मतलब y स्क्वायर हो गया बराबर आर स्क्वायर। तो ए बी के जगह आपने जीरो जीरो पुट किया, जीरो जीरो मतलब ये सेंटर हो गया। तो ये जो सर्कल बनेगा इसको बोलते हैं सर्कल अबाउट ओरिजिन, और इसको बोलते हैं सर्कल अबाउट ए बी। ये ए बी सेंटर पर बना हुआ है, जो ए बी जीरो जीरो नहीं है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कल अबाउट ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल आते हैं, मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, जो मोमेंट फंक्शन दिया रहता है आपको पूछेगा इस इधर से मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन अभी बताऊंगा कि इस तरह से गेट में पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें समझ में आगे, इसी को कंपैरिजन मैंने ये किया, जब मीन मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम बोलते हैं मोमेंट अबाउट मीन, और यदि हम मीन की जगह जीरो जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां बोलते हैं हम मोमेंट अबाउट ओरिजिन। बस इतना ही डिफरेंस है। और दोनों का नोटेशन, इसको म्यू आर डैश से डिनोट करते थे और इसको सिर्फ म्यू आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बताओ भाई म्यू वन क्या आएगा, तो एक्सपेक्टेशन निकालना होगा किसका, एक्स माइनस मीन मतलब एक्स बार ही होता है, आपको सबको पता होगा, मीन मतलब एक्स बार होता है, कि पावर वन लिखना मतलब ये हो गया। होगा कि नहीं होगा भाई, जल्दी बताओ। अच्छा ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें इसका, इसका क्या निकलेगा वैल्यू बताओ, तो एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा किसका, एक्स का, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स बार का। और आपको पहले भी बता चुका था, एक्स बार एक्चुअल में क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। एक्स बार एक क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है, वही होता है। इसका क्या होता है ये याद करो, ये मीन होता है, ये भी क्या होता है, मीन बनता है।
तो दोनों का आंसर कितना आएगा, 0 आ गया। तो मोमेंट अबाउट अगर आपको कैलकुलेट करनी है, याद करो μ1 की वैल्यू 0 ही रखते हैं। तो कभी भी r की वैल्यू अगर मोमेंट अबाउट मीन बोलेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि मीन में से मीन मोमेंट अबाउट मीन निकालना है तो आंसर 0 बन जाता है, पहला केस तो 0 बन जाता है। ये आपका कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू का एक्सपेक्टेड वैल्यू कांस्टेंट ही आती है, तो एक्स बार का क्या जाता है, एक्स बार आता है। हम लोग ये यूज क्यों करते हैं, इसके भी पीछे कारण होते हैं बहुत सारे, अगर आप डिटेल में समझोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होते चले जाएगा, ठीक है। जनरेटिंग का मतलब भी क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, सब सारी चीजें। जैसे जब हमारे पास जब बहुत सारा डेटा होता है ना, जैसे मान लो आप अगर कोई एक स्टूडेंट है, राम नाम का कोई क्या है स्टूडेंट है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप क्या अपना मार्क्स बताओ, तो ये बच्चा क्या करेगा, अपने एक एक मार्क्स थोड़ी बताएगा, सर मेरा हिंदी में इतना है, इंग्लिश में इतना है, फिजिक्स में इतना है, मैथ्स में इतना है, सारे सब्जेक्ट तो बताते नहीं फिरेगा। तो हम उससे एवरेज परसेंटेज पूछते हैं, भाई तेरा 10th क्लास में कितना परसेंटेज है, तो वो 10th क्लास में कितना परसेंटेज बताता है, और 10th क्लास में बताता है कि सर मेरा 60% है, 60% एवरेज परसेंटेज बताता है। तो इससे हम क्लियर हो जाते हैं, एवरेज बताने से क्या होता है कि हमको कंफर्म हो जाता है कि इसने लगभग सबका सब ऑल सब्जेक्ट पर इसने 60 के अबाउट ऊपर नीचे लाया है, ठीक है, लेकिन एवरेज मार्क्स 60 है। तो ये चीजें एवरेज का मतलब इसीलिए यूज करते हैं कि हम लोग रैंडमली एक बीच का एवरेज बता दें कि वो सारे डेटा का, जैसे हमने बहुत सारे किसी कंपनी के हैं सैलरी हैं, किसी कंपनी के बहुत सारे हैं, उसमें 100 वर्कर्स हैं, तो 100 वर्कर की सैलरी जो है अगर हम उसका एवरेज बता दें तो पता चल जाएगा कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज इतना जो है क्या होता है, 1 मंथ का सैलरी इसका डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सबका सैलरी नहीं बताने जाएगा, वो क्या करेगा एवरेज बताएगा कि एवरेज जो है इतना है 20,000, मतलब बता देगा कि सबका जो है एवरेज, मतलब सबका ऊपर नीचे थोड़ा बहुत है, बाकी सभी का एवरेज मार्क्स उसने बता दिया कि जो एवरेज रुपीज बता दिया 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट ऑरिजिन, ये आप लोग को यहाँ तक क्लियर कर लेना है, ठीक है। अब हम मोमेंट अबाउट मीन में सेकंड का देखें, ठीक है, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का जब वैल्यू देखेंगे तो क्या बनेगा भाई, ये तो मैंने आपको सेकंड म्यू टू, म्यू टू क्या मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन। सेकंड क्या है, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन बोलते हैं इसको, क्लियर, ठीक है। तो सेकंड अबाउट मीन का मतलब क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर करना है, म्यू टू बोलते हैं इसको। अब बोलो इसका क्या है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं इसका सॉल्यूशन दो क्या मिलेगा, तो ये होल स्क्वायर है ना, आपको सबको पता होगा होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आप बोलोगे सर एक्स का स्क्वायर होता है प्लस एक्स बार का स्क्वायर होता है, ठीक है, माइनस होगा 2 इंटू एक्स बार होगा, सबको पता है यही होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। देखते जाओ यहाँ से कहानी क्लियर होते चले जाएगी आपको, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंदर लेते जाओगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर का प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स बार का होल स्क्वायर का, ठीक है, और ये इसका है माइनस, यहाँ पर 2, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो जाएगी, 2 बाहर हो जाएगा, 2 इंटू एक्स बार बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बचेगी। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है बोलो, तो आप बोलोगे सर ये तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू तो ये बाहर जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का तो 1 ही होगा, तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, एक्स बार का स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस 2 एक्स बार ये भी अपने जगह रहेगा, इसका क्या हो जाएगा, ये भी तो एक्चुअल में मीन है, एक्स बार को क्या बोलते हैं मीन, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका एक्स बार ही बनेगा, और ये एक्स बार और एक्स बार डॉट में है, क्या बन जाएंगे, एक्स का स्क्वायर बन गया, तो यहाँ से क्या बन गया भाई, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार का स्क्वायर बन गया। अच्छा 2 एक्स बार में से एक एक्स बार सब्ट्रैक्ट होंगे,
तो क्या बन जाएंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस 1 गया, तो ये बन जाएगा एक्स बार का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। और याद करो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग, ओहो ये तो म्यू टू बन गया डैश, म्यू टू डैश बन गया। तो म्यू टू डैश और माइनस मीन को क्या बोलते हैं, याद करो मीन को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा और चीज एनालाइज कर दो इसको, इसको ऐसे लिख लो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हो मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है, इसी को बोलते हैं ना मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और इसका होल स्क्वायर है। ये क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है म्यूटू कौन है, कौन बता सकता है इस म्यूटू को क्या बोलते हैं, इसको देख के कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको पहले भी करा चुका है, इसके बारे में क्या है ये जल्दी बताओ, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ इसकी वैल्यू को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, ये मैं लिखा चुका हूँ पहले भी और कई बार इसके बेस पे एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ये एक्चुअल में है क्या, मैं जानना चाहता हूँ याद भी है कि नहीं आप लोग को, जल्दी बताओ। 30 बच्चे बैठे, 30 बच्चे में कोई भी जवाब नहीं दे रहे, बोलो, इनाम लेना पड़ेगा सबका। हम्म, ओके वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हो आप, बोलो, आपका जो टॉपिक है हटके क्वेश्चन है, ओके ठीक है, वेरिएंस बोलते हैं इसको, तो ठीक है वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है चलिए, ये है वेरिएंस, इसको बोलते हैं वेरिएंस, ओके वेरी गुड। देखो एक बच्चे का डाउट है, मैं आप लोग को बता देता हूँ, उनके डाउट को शेयर करना चाहता हूँ। उनका कहना है कि ये जो मैथ्स है भाई यूज कहाँ होता है, क्यों दे रहे हैं मैथ्स, बिना मैथ्स के रियल लाइफ में जीना पॉसिबल नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स नहीं है, मैथ्स हर जगह है, आपको देखने आना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखोगे कैलकुलेशन का सारा पार्ट्स बिना मैथ्स के काम नहीं होगा। अगर आप माइनिंग में भी हो, माइनिंग में भी देखोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि भाई जो आप यूज कर रहे हो डेटा, उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में एनालिस करके एक टेबल क्रिएट करते हैं, तो वहाँ डेटा का एनालिसिस करना पड़ता है हमको कि भाई कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ कितना प्रोडक्ट है, गुड्स है, वो सारा चीज डिटेल एक कहीं ना कहीं अपने आप में एक मैट्रिक्स का यूज होता है, जिसको हम ऑपरेशन रिसर्च में ज्यादा यूज करते हैं। तो हर जगह मैट्रिक्स का यूज होता है भाई। वेरिएबल अगर आप देख रहे हो कि जैसे मान लो दो वेरिएबल हैं, कि आप रिलेट कर लो ना, मैथ्स को रिलेट करो, एक मतलब जनरल को आप रिलेट कर दो किससे, मैथ से। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं भाई, जैसे यहाँ पर मैं बोलूं पानी गिर रहा है, ठीक है, कहीं वाटर रेन गिर रहा है, पानी जो है गिर रहा है। अब एक जगह मैं बोल रहा हूँ कि गिर रहा है तो कितना गिर रहा है, तो आप दो वेरिएबल मान लो, पानी को गिरना एक एक्स मान लो, कितना क्वांटिटी में गिर रहा है उसको वाई मान लो, ये दोनों को रिलेट कर दो, एक्स गिर रहा है वाई गिर रहा है, तो क्या बनेगा आंसर, इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल, क्या दे रहा है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन दे रहा है, क्या आ रहा है। तो ऐसे रिलेट किया जाता है कहीं सभी, है ना। तो सारा जगह मैथ्स ही है, बस हमको एक्चुअल में हमको दिखता नहीं है कि ये कहाँ है, लेकिन बिना मैथ्स के कोई भी चीज नहीं बना हुआ है, ठीक है। हर जगह मैथ्स का यूज हो रहा है, हर जगह, हर जगह, बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में, हर जगह मैथ्स का यूज हो रहा है। लेकिन वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, भी टाइम लगेगा कि कहाँ कहाँ मैथ्स यूज होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है। धीरे धीरे मैं सारी चीजें बताऊंगा कहाँ कहाँ मैथ्स यूज हो रहा है, ठीक है। अभी आप लोग को स्विच बताया ना, पहले देखो पंखे के जो स्विच आते थे वो कैसे आते थे, एक नेचुरल नंबर पर वर्क करता था, ऐसे जो रहते थे, यहाँ लिखा रहता था 0 पे है मतलब बंद हो गया, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस टाइप से रहते थे, एरो बना रहता था। तो ये जो आप इसको घुमाते थे तो वो नेचुरल नंबर पे काम करता था। अब देखो आज वही चीज एक रियल नंबर पर वर्क करता है, 0 1 2 थे रहते, इनके बीच में भी पॉइंटे बहुत सारे रहते हैं। तो ये जो आप एक बोलते ना ऐसे स्वाइप कर देते हो, हल्का सा घुमा देते हो, तो वो क्या बन जाता है, वो अपने पॉइंट पर भी वर्क करने लग जाता है। तो अब रियल नंबर का यूज हो रहा है। तो बिना मैथ, अगर आदमी जब तक वो रियल नंबर पढ़ा नहीं होता तो वो कैसे बनाएगा, कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर उसको पता होना चाहिए क्या होता है,
तो मैथ्स ही तो है, कैलकुलेशन इज अ मैथ्स, बस ओनली, और कुछ नहीं है। एक्स बार स्क्वायर को कैसे सॉल्व किया, कहां पर एक्स बार का स्क्वायर है भाई, आप बताओ मुझे। मैंने पहले भी कराया है आप लोगों को, ये चीजें भूल जाते हो आप लोग जल्दी से। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का मीनिंग क्या होता है भाई, बताया तो तुम, है ना, मीन ही तो बोलते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का मीनिंग होता है एक्स बार, ये बता चुका हूं पहले भी। एक मिनट, एक मिनट। तो एक्स मीन्स एक्स बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स बार कहीं भी लिखा होगा तो मैंने ये चीजें बताया, यहाँ पर एक्स बार है तो एक्स बार को हम क्या लिखते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, इसका होल स्क्वायर है तो अपन होल स्क्वायर कर दिए। तो ये क्या बन गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पर एक्स का एक्सपेक्टेशन निकाल के उसका होल स्क्वायर किया गया है, और ये एक्चुअल में पूरा क्या बन जाता है, वेरिएंस बन जाता है। तो मतलब वेरिएंस का मतलब एक्चुअल में कहाँ से आया बताओ भाई, अब मोमेंट अबाउट मीन इसका सेकंड है ना, सेकंड अबाउट, ये सेकंड लिखा है तो सेकंड अबाउट मीन जो निकालते हैं, सेकंड अबाउट मीन के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट निकालते हैं वही एक्चुअल में क्या होता है, आपका वेरिएंस होता है। और वैसे ही अगर हम फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालते हैं तो उसको हम मीन बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, देखो ये मीन है और ये म्यू टू निकल गया। फिर अगर मैं आपसे बोलूं इसी को और एक्सप्लेनेशन दो तो क्या बनेगा बताओ भाई, म्यू टू बराबर क्या आया बताओ। और यहाँ पर ये बताओ, इसको अगर मोमेंट के फॉर्म में बताना हो तो इसको क्या बोलोगे, अंदर के स्क्वायर का ई एक्सपेक्टेशन निकालना है तो इसको क्या बोलते हैं, याद करो बताया था इसको, मैं बताया था म्यू टू का डैश बोलते हैं, दो है तो इसलिए म्यू टू का डैश बोलते हैं, माइनस यहाँ पर बताओ कितना है, एक्स लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, म्यू वन डैश, म्यू वन बोलेंगे तो ये बनेगा आपका म्यू वन का डैश और इसका होल स्क्वायर बनेगा। क्लियर है। इस चीज को अगर हम म्यू के फॉर्म में लिखें, मोमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, ये म्यू टू है, टू लिखा है तो म्यू टू डैश है, वन है तो म्यू वन डैश का स्क्वायर बन गया। तो क्लियर है। तो ये आप लोग अक्सर यूज किए होंगे कि म्यू टू बराबर क्या होता है, म्यू टू बराबर ये होता है। तीसरा, म्यू थ्री निकालना हो तो म्यू थ्री अगर निकालना होगा तो कैसे करेंगे, म्यू थ्री का फॉर्मूला बोलो। तो म्यू थ्री का मतलब हो गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ किसका, एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब निकालना है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चों को लगता है कि याद करना पड़ता है ये फॉर्मूला, कि यार याद ही नहीं होता है, मैक्सिमम बच्चों को याद नहीं रहते हैं फॉर्मूले, ठीक है। तो ये याद नहीं रहता, इसीलिए मैं ये सिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में वो आता कैसे है, ठीक है। हर बुक में देखोगे डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, लेकिन कैसे आता है वो चीजें आपको कोई नहीं बताया। अभी मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में आता कैसे है। तो ये बताओ, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, सबको पता है, ए का क्यूब होता है, फिर माइनस बी का क्यूब होता है, फिर प्लस होता है 3ab², तो 3ab का तो एक्स बार का स्क्वायर बनेगा। फिर माइनस होता है 3a²b, तो 3 टाइम्स a² इंटू बी मतलब एक्स बार, ये हो गया आपका किसकी वैल्यू, इसका निकल गया। अब इसको अंदर ले जाओ, अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई का मैंने सिखाया है, क्या होता है, अंदर सब में चले जाता है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का क्यूब का जाएगा माइनस। अब ये तो बताओ भाई ये क्या है, पहले ही बता चुका था, ये एक नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का क्या होता है,
कांस्टेंट वैल्यू की एक्सपेक्टेशन कितनी होती है, डायरेक्ट यही आ जाता है, इसका कुछ होता ही नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बार का क्यूब लिख सकते हैं। प्लस यहां पर आ जाओ, क्या बोलेगा ये, एक्स बार का स्क्वायर बाहर हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएंगे, बचेगा एक्स, एक्स का नहीं निकलता है तो उसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बोलते हैं। माइनस यहां पर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, 3 एक्स बार कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, कौन बचेगा, सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर का। फिर इसको कन्वर्ट करो आप, ये बन गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का क्यूब का, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का, फिर पूरे की पावर में 3 लिख सकते हैं, प्लस ये खुद मीन है, इसको भी मीन बोलते हैं, तो क्या बन जाएगा बताओ भाई, 3 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और जो आएगा इसका स्क्वायर है, इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, ठीक है, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, इसको भी हम 3 टाइम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बोल सकते हैं, इनटू में ये तो वैसी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखे रहेंगे। जैसे ही एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किस फॉर्म में, म्यू के फॉर्म में, ठीक है। जैसे ही म्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो बताओ क्या बनेगा, ये म्यू 3 डैश बनेगा। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, म्यू 3 निकाल रहे हैं। म्यू 3 बराबर क्या आया बोलो भाई, म्यू 3 का डैश, इसको म्यू 3 डैश बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, म्यू 1 डैश माइनस म्यू 1 का डैश, लेकिन जो भी आएगा इसका क्या निकालेंगे, क्यूब, क्योंकि पावर में 3 लिखी हुई है। इसको क्या बोलेंगे, प्लस 3 म्यू, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 1 है, तो ये भी तो 1 ही है ना, तो 3 म्यू 1 डैश इंटू म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर। सिंपली एकदम, पहले होल स्क्वायर है फिर नॉर्मल है, तो पहले का होल स्क्वायर इंटू म्यू 1 डैश। यहां तक आ चुका, आ जाओ, ये म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर बन गया, ये म्यू 1 डैश है, माइनस 3 इंटू म्यू 1 डैश, माइनस 3 इंटू म्यू 1 का डैश, इंटू ये बन गया म्यू 2 डैश, क्योंकि 2 है, ये बन गया म्यू 2 डैश बन गया। ये तो सेम चीज है, देखो म्यू 1 डैश होल स्क्वायर और एक क्यू बन गया, तो क्या मिल गया, म्यू 3 डैश माइनस म्यू 1 डैश का, म्यू 1 डैश का क्यूब, ये भी बन गया 3 म्यू 1 डैश का क्यूब बन गया, माइनस 3 म्यू 2 डैश पहले लिख लो, इंटू में म्यू 1 डैश। क्या लगता है, ये 3 में से एक गया 2 हो जाएगा, तो म्यू 3 डैश माइनस 2 टाइम्स म्यू 2 म्यू 1 डैश का होल क्यूब, फिर माइनस 3 में से गया 2 पॉजिटिव हो गया, फिर ये निगेटिव वाला 3 म्यू 2 डैश इंटू म्यू 1 डैश, अरेंज करके लिखोगे, पहले पॉजिटिव म्यू 3 डैश, फिर निगेटिव वाला लिखोगे माइनस 3 टाइम म्यू 2 डैश इंटू म्यू 1 डैश, फिर ये लिखोगे प्लस 2 टाइम्स म्यू 1 डैश। ये चीजें आप लोग देखे होगे किसी किसी बुक में, म्यू 3 की वैल्यू ये होती है। बात आई समझ में, सबको क्लियर हो गया कि भाई म्यू 3 डैश बराबर कैसे निकलता है। बड़ा आसा फार्मूला, या तो इस फार्मूला को याद रख लो, और या तो निकालने का ट्रिक ये होता है कि इस तरह से हम कैलकुलेट करते चले जाते हैं तो वैल्यू मिलते चले जाती है। सिमिलरली हमको ज्यादातर एग्जाम में 4 तक का काम होता है, तो म्यू 4 भी होता है तो, ठीक है। और ये याद रख लेना है, इन सबका मैक्सिमम, इनका, इसका कोऑर्डिनेट 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। जितने भी होंगे इन सबके कोफिशिएंट का सम करोगे आंसर 0 आएगा। यहाँ 1 लिखा, 1 माइनस 3 प्लस 2, सॉल्व करके देख लो आंसर 0 आने वाला है। तो कोफिशिएंट का सम कितना आता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है। दूसरी चीज कि 3 से स्टार्ट होता है तो 3 डैश, 2 से स्टार्ट होता है तो म्यू 2 डैश होता है, फिर माइनस होता है, फिर म्यू 2 के जगह म्यू 1 हो जाता है, और इसका 2 हो जाता है, यहाँ पर 2 है तो इसलिए 2 हो जाता है। अब इसको याद भी कर सकते हो भाई, पहला 3 है, फिर 2, फिर 1 का क्यूब, तो मतलब 3 में 3 होने चाहिए, तो ये 2 और 1 3 मिलकर ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, अदरवाइज ऐसे बनाना पड़ेगा। कहां पर कहीं दिक्कत है ये बताओ। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है आपको। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी होता है, फॉर्मूला में तो यही होता है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, सॉरी 3ab स्क्वायर
-3a² भी ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का यूज करना है और यहाँ पर अंदर जाएगा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जाएगी, सब में चले जाएगा। ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कांस्टेंट हो जाता है, इसमें भी ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, सिर्फ x का एक्सपेक्टेशन निकलेगा। यहाँ पर x बार बाहर, 3 बाहर, और एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकल जाएगा। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन किसका निकलेगा, ऐसे ही रहेगा। इसको बोलते हैं, एक्स बार को हम मीन बोलते हैं, याद करो, इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बोलते हैं। ये भी वैसे ही है, इसको क्या लिख दिया हूँ, एक्स बार की जगह ई ऑफ एक्स लिख दिया हूँ, ठीक है। म्यू कैसे रखा हूं, ये म्यू की वैल्यू को बताया था ना ऊपर पीछे, याद हो, ये वाला फॉर्मूला म्यू डैश वाला, म्यू डैश वाला का फॉर्मूला याद रख लो क्या होता है। म्यू डैश का फॉर्मूला भाई अभी तो बताया हूं। यहाँ पर देखो, म्यू डैश का मतलब क्या होता है, ये आर बताता है पावर कितनी है। यहाँ पर एक्स की पावर जितनी आर होता है, म्यू आर उतना लिख के डैश लिखना है। अगर यहाँ 3 होगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स क्यूब का निकलेगा, म्यू 3 डैश बोलेंगे, म्यू 3 डैश बनेगा वो। तो यहाँ पर आपको नहीं लग रहा है इसको देख के, यहाँ पर क्या क्या रख पट किया हूं, देखो यहाँ पर कितनी पावर है, 3 पावर है, तो इसको क्या बोलोगे, म्यू 3 डैश बोलोगे। यहाँ पर 1 पावर है तो म्यू 1 डैश, और पावर में 3 है तो होल क्यूब चलेगा। यहाँ पर म्यू 1 डैश एक ही है तो म्यू 1 डैश, ये भी एक है तो म्यू 1 डैश, एक है म्यू 1 डैश, 2 है तो म्यू 2 डैश। आया समझ में कि अभी भी नहीं है। म्यू 1 कैसे निकालें, ये फॉर्मूला जो जस्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन वाला, मोमेंट अबाउट ओरिजिन वाला फॉर्मूला यूज किया हूं मैं इसमें। बोलो किसी को दिक्कत। वैसे ही इसी प्रकार हम आर के जगह 1 2 3 4 डालेंगे तो हमको म्यू 3 म्यू 4 सारी चीजें मिलते चले जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो अब तक मैंने मोमेंट सिखाया आपको, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, मोमेंट, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या बनता है, तो इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, इसकी डेफिनेशन समझो। द मोमेंट द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन of a random variable of a random variable कैपिटल एक्स, ठीक है। और हैविंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन, हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एफ एक्स जो है कोई फंक्शन है, इज गिवन बाय, किस तरह से होता है ध्यान से देखते जाओगे। मोमेंट किसका, मोमेंट जनरेटिव फंक्शन का मीनिंग क्या है, इसका मतलब, तो एक आपके पास क्या होगा, रैंडम वेरिएबल होगा और उसके करस्पॉन्डिंग कोई फंक्शन होगी, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूअस होगा तो एफ एक्स होगा, और अगर कौन सा होगा फंक्शन डिस्क्रीट होगा तो पी एक्स होगा, ठीक है। तो इसको डिनोट करने का तरीका, मोमेंट जनरेटिव फंक्शन का फॉर्मूला होता है एम, एम से डिनोट करते हैं, और बेस में क्या लिखते हैं, रैंडम वेरिएबल एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू टी, ऐसा लिखा जाता है इसको, मोमेंट जनरेटिव फंक्शन। और इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ किसका, ई टू द पावर में टी एक्स का, टी लिख के एक्स, ये होता है मेन फॉर्मूला, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ किसका, टी एक्स निकालना, यही है मोमेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि भाई कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका आप क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंटम, मोमेंट जनरेटिव फंक्शन कैलकुलेट करनी है, तो क्या निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर में टी एक्स का निकालना पड़ेगा। अब ये ई टू द पावर टी एक्स का क्या होता है, ये समझो एक्स है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिपेंड्स ऑन रैंडम वेरिएबल एक्स। अगर ये कैसा होगा, अगर ये हमारा कैसा एक्स कैसा है, अगर कंटिन्यूअस होगा तो बाय इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे, और अगर ये कैसा मेथड है, डिस्क्रीट होगा तो समेशन यूज करेंगे, ठीक है। मतलब इसकी दो वैल्यू हो सकती है, हम बोल सकते हैं यहाँ पर,
अगर आपसे पूछे एक्सपेक्टेड वैल्यू ई टू द पावर टी एक्स कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसकी भी दो तरह से वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। पहला कि अगर ये इंटीग्रेशन में जा सकता है तो ई टू द पावर में टी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स करोगे, और इसी को या तो समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं ई टू द पावर टी एक्स इंटू पी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये किसका है, जब एक्स कैसा है, कंटिन्यूअस होगा, और यहाँ पर एक्स कैसा है, डिस्क्रीट है। ये चीजें ध्यान में, डिस्क्रीट होगी तो समेशन यूज करेंगे, और अगर कंटिन्यूअस होगा तो इंटीग्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी है क्या चीजें कि अगर हम इसको एक्सपांसन करें तो क्या मिलेगा। मान लो अगर मैं ले लूं कि वो जो है m ओवर x t का निकालना हो, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e टू द पावर t x का निकालना। मान लो x कैसा है, डिस्क्रीट है, सपोज करो x कैसा है, डिस्क्रीट है, तो उस वो तो बात की बात है। अभी आपको पता है e की पावर x का फॉर्मूला सबको पता है क्या, e टू द पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, या लिखना चाहो तो 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, प्लस एंड सो ऑन। ये रहता है, ये ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला है। तो बताओ अगर हमसे पूछ रहे हैं ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स का, तो क्या बनेगा, ये बनने वाला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स के रिप्लेस में टी एक्स है तो क्या बनेगा, ये टी एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस टी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस टी एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, चलते चले जाएंगे। क्या ये सबको फॉर्मूला समझ में आया यहाँ तक। अब बोलो इसका एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा तो क्या निकलेगा, अंदर जाएगा तो बताओ, वन का कितना होता है, वन का वन ही होता है। यहाँ पर ये कांस्टेंट है कौन, टी अपॉन 1 फैक्टोरियल बाहर हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्स का, प्लस यहाँ से टी का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बाहर होगा, बचेगा कौन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का निकलेगा। फिर इसी तरह से चलते चले जाएंगे, आपका टी का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का क्यूब का, फिर प्लस एंड सो ऑन, ये चलते रहेगा। ये कौन निकल रहा है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, ये कहीं ना कहीं कौन है, देखो अच्छे से, ये म्यू वन डैश है, ये म्यू टू डैश है, ये म्यू थ्री डैश है, तो ये कहीं ना कहीं वन प्लस ये 1 प्लस टी अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू, इसको हम क्या बोल सकते हैं, म्यू वन डैश बोल सकते हैं, टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इसको क्या बोल सकते हैं, म्यू टू डैश बोलते हैं, म्यू टू डैश बोलते हैं, फिर टी का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू म्यू थ्री डैश बोलेंगे। इस तरह से चलते चले जाता है। क्लियर है ये चीजें सबको। तो अगर मैं आपसे बोलूं म्यू वन डैश एक्चुअल में है कौन, तो क्या बोलोगे, वो बोलो। क्या इसको कोई समेशन के फॉर्म में लिख सकता है, अगर हम इसको समेशन के फॉर्म में बनाएं तो देखो क्या बनेगा, मोमेंटम जनरेटिंग फंक्शन, तो समेशन के फॉर्म में बनेगा। ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन है आप लोगों का, समेशन ऑफ स्टार्टिंग वन से हो रही है तो आप एन बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी लिख दो, और टी की पावर चल रहा है सीरीज, टी की पावर एन कर दो, ठीक है, और अपॉन में एन फैक्टोरियल डाल दो, और साथ में, और म्यू वन है तो वन म्यू आर डैश बना दो, इसको म्यू आर डैश बोल दो। ऐसा सॉल्व करके देखोगे तो यही मिलने वाला है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, जल्दी बोलो। तो यहाँ पर भी एन करना पड़ेगा, एक काम करो इसको एन कर दो, आर बराबर 0 से इन्फिनिटी, इसको आर के फॉर्म में लिख दो, सब आर के फॉर्म में लिखो, टी टू द पावर आर, आर फैक्टोरियल म्यू आर डैश बोल दो। ऐसा क्या बोल रहे हो, म्यू बाई वन होगा, कहाँ पर दिक्कत है बोलो।
तो इसको देख के लॉजिक क्या समझते हैं, मतलब अब अगर आपको जनरेटिंग फंक्शन है, देखो इसीलिए तो इसको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं। जनरेट कर रहा है कि नहीं, देखो सारा जनरेट हो गया, देखो म्यू वन डैश म्यू टू डैश म्यू थ्री डैश मोमेंट से जनरेट हो रहा है ये फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन जो मोमेंट से जनरेट हो उसको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं, बस यही एक इसका मीनिंग है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है मोमेंट से जनरेट होता है, ठीक है। ये म्यू वन डैश म्यू टू डैश म्यू थ्री डैश ये सारे मोमेंट से जनरेट हो रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं म्यू डैश आर क्या है एक्चुअल में, ये जो है टू द पावर आर का कोफिशिएंट है, दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर आर का। तो अगर हम बोल सकते हैं यहाँ से देयरफॉर दिस इंप्लाइज, हम बोल सकते हैं म्यू आर डैश एक्चुअल में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मोमेंट जनरेटिव फंक्शन कौन सा, टी टू द पावर एन, कोफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल इन एम एक्स टी। तो कभी भी अगर आपको मोमेंट जनरेटिव फंक्शन दिया हुआ है वहां से मोमेंट कैलकुलेट करनी हो अबाउट ओरिजिन का, तो कैसे करना पड़ेगा, बस आर का बोलेगा तो इस पूरी कहानी में आर का कोफिशिएंट देखना है, टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल का कोफिशिएंट को देख लेना है, वही मोमेंट है, दिख रहा है ये टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल का कोफिशिएंट है ये। क्लियर है, बताओ सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बताओ। यहां तक की चीजें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, इस इक्वेशन वन का डिफरेंशिएट करूं, ये जो इक्वेशन वन आया है इसको इक्वेशन वन दे दो। अगर मैं बोलूं इस इक्वेशन वन का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट करो, ठीक है। इस इक्वेशन वन का क्या करो, डिफरेंशिएट, बहुत सारे मेथड सिखा रहा हूं आपको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दिस दिस टी ऑफ इक्वेशन वन, इक्वेशन वन का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो क्या मिलेगा भाई, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें डी अपॉन डी टी किसका, एम एक्स टी का, मोमेंट जनरेटिव फंक्शन का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा बताओ। टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो वन का जीरो हो जाएगा, टी का वन हो जाएगा, तो म्यू वन डैश अपॉन टू फैक्टोरियल आएगा, म्यू वन डैश अपॉन टू फैक्टोरियल आएगा, फिर प्लस, फिर आगे बढ़ेगा तो ये टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा टू टी, है ना, टू टी अपॉन टू फैक्टोरियल म्यू टू डैश होगा, लाइक इस तरह से बढ़ते चले जाएगा। अब मैं बोलूं पुट करो टी के जगह जीरो, पुट करो टी इक्वल जीरो, तब क्या बनेगा, ये पूरे आगे के जीरो हो जाएंगे, पूरे आगे के जीरो हो जाएंगे, और तो क्या बचने वाला है, यहां पर बोल रहे वन फैक्टोरियल है, ओके ठीक है, ठीक है, वो बाई मिस्टेक टू है लिखा गया था, क्या है यहाँ पर वन फैक्टोरियल, ठीक है, वन प्लस टी अपॉन म्यू वन फैक्टोरियल इंटू म्यू वन डैश टी स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, ये तो बताओ यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर वन है, तो बोलो कितना आया, टी के जगह जब हम जीरो पुट करेंगे तो क्या मिला, ये पूरा जीरो हो जाएगा, सिर्फ यहाँ से म्यू वन डैश बच रहा है, और यहाँ पर क्या बच रहेगा, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, मतलब डी अपॉन डी टी, इससे देखो ये कंक्लूजन निकलता है, डी अपॉन डी टी मोमेंटम ऑफ एक्स का अगर हम डेरिवेटिव कर दें और इस पर टी इक्वल जीरो पुट कर दें तो हमको जो मिलने वाला है वो कोई और नहीं, म्यू वन डैश बचेगा, म्यू वन डैश बचेगा भाई। तो मतलब देखो अगर जनरेटिंग फंक्शन गिवन है और वहां से बोले मोमेंट फाइंड करो तो ये मेथड, यानी कि उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दो और ये निकाल दो, इसका मतलब अगर मैं सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर दूं, दो बार डेरिवेटिव कर दूं, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर करूं, दो बार डेरिवेटिव करूं एम एक्स का और फिर टी पुट करूंगा, तो बोलो कौन मिलेगा, बोलो भाई कौन मिलेगा, अच्छे से देखो, दो बार करोगे, जैसे ही सेकंड टाइम डेरिवेटिव करोगे एक बार और करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये बचेगा, टू इंटू टू कट गया,
म्यू टू डैश, टी का 1 हो गया, बचेगा म्यू टू डैश। मतलब हमको क्या मिलने वाला है यहाँ से, जब हम सेकंड टाइम डेरिवेटिव करके उसमें टी के जगह 0 पुट करेंगे तो ये म्यू टू डैश बनेगा। एंड सो ऑन अगर हम देखें डी की पावर आर टाइम डेरिवेटिव करूं, डी टी की पावर आर टाइम कर दें किसका, एम एक्स टी का, तो जो वैल्यू इस पर हम जब टी के जगह 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, वो म्यू आर डैश बनेगा। तो मोमेंट ऑफ म्यू आर डैश, मोमेंट अबाउट ओरिजिन फाइंड करने का ये भी एक मेथड है। अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन गिवन है उसका आप डेरिवेटिव करते चले जाओ, आपको वैल्यू मिलते चली जाएगी। तो ये मैं डिफरेंट टाइप बता रहा हूँ मोमेंट फाइंड करने के, ठीक है। अगर जनरेटिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव करके निकाल सकते हो। अगर आपके पास जनरेटिव फंक्शन नहीं है, मान लो सीरीज के फॉर्म में कोई चीज दिया हुआ है, तो अब सीरीज के फॉर्म में दिया हुआ है जिसका कोफिशिएंट निकाल दो, किसका, टी बाई 1 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट ही म्यू 1 डैश बनेगा, ठीक है। म्यू टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट बनेगा ये म्यू 2 डैश। तो बहुत सारे मेथड हैं, आप कहीं से भी आप निकाल सकते हो। एक्सपेक्टेड वैल्यू दी हुई है तो वहां से निकाल सकते हो। बहुत सारे मेथड है, यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। चले अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों से और फिर उसके बारे में वर्क करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा हुआ है अ रैंडम वेरिएबल एक्स, रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द probability function, probability function f of x, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 1/2 और रेंज दे दिया हुआ है -1 से ग्रेटर देन x लेस देन 1, ठीक है। और फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपको उल्टा दिया, फाइंड करना है आपको, फाइंड द, पहले तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आपको फंक्शन की मैंने एक्स बोल रहा है रैंडम वेरिएबल है और ये दिख रहा है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो गया। और ये आपका क्या है, फंक्शन दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है मोमेंट जनरेटिव फंक्शन बतानी है। तो सबसे पहले अगर आपके पास मोमेंट पता होता, अगर आपके पास मोमेंट पता होता, म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश, ये सारी चीजें पता रहता, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते थे, डायरेक्ट ला के फॉर्मुला में पुट कर देते। कौन से फॉर्मुला में, दिस फॉर्मुला में, ये वाले फॉर्मूला में लाके इक्वेशन में यहाँ पर हम मैं रख देता म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश के लिए, तो हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट हो जाती। लेकिन हमको ना तो म्यू 1 डैश मालूम है, ना म्यू 1 डैश, ना म्यू 2 डैश। तो मैंने जो पहले मेथड बताया था वहां से कैलकुलेट कर सकते हो, या दूसरा मेथड ये है कि डायरेक्ट यहीं से बना सकते हो, ठीक है। तो सेकंड मेथड यही है कि डायरेक्ट आप यहीं से बना लो, ठीक है। और ये ज्यादा बेटर है क्योंकि मोमेंट का फॉर्मूला हमको पता है, मोमेंट ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, कुछ भी नहीं है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है e⁻t x का, बस इतना याद रख लेना है। तो इसका क्या निकलता है भाई, आपको सिखाया गया है, ये आपका कैसा है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस के लिए इंटीग्रेशन करते हैं कहाँ से, -1 से लेके 1 तक के लिए e⁻t x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके में, फंक्शन में। भाई फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दो डी और सॉल्व कर दो, बस कैलकुलेट हो जाएगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो क्या निकलने वाला है बोलो, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, यहाँ पर देखोगे इसकी एफ एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो ये जो है -1 to 1 है, e⁻ में tx है, और इनटू में एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट है, ये तो 1/2 है। यहाँ से क्या लगता है 1/2 को कांस्टेंट कर दो, और बोलो भाई इसका क्या होता है, e⁻ में tx का e⁻tx ही होता है, तो इसको x ही लिखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो e⁻tx अपॉन में क्या लिखते हैं भाई, टी एक्स का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, लिमिट -1 से लेके 1 तक है, तो 1/2 कांस्टेंट हो गया। एक बार x के जगह आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो क्या बनेगा e⁻t, फिर बीच में माइनस लगता है, लोअर लिमिट पुट कर दो e⁻t, ओवरऑल बटे में क्या है, t है। ये आपका कौन मिल गया, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बन गया, e⁻t माइनस e⁻t डिवाइड बाई 2t। ये जो बना है आपका कौन सा फंक्शन बन गया, मोमेंटम जनरेटिंग फंक्शन बन गया। आया समझ में। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ज्यादातर
कभी भी दिया होगा समझ जाना, वो टी के फॉर्म में होगा, उसको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, क्या सबको फॉर्मूला समझ में आ गया? बोलो कि अगर कैलकुलेट करना है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन तो कैसे करेंगे? डिपेंड करता है कि वो रैंडम वेरिएबल कौन सा है, कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है। जैसा होगा उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अगर ये डिस्क्रीट होता तो ये पॉइंट में दिए रहते, पॉइंट में रहता समेशन लगा के सॉल्व करते चले जाते। तो मोमेंट जनरेटिव फंक्शन एक तो ये मेथड है, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। यहां तक बोलो, किसी को डाउट है तो बताओ। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स। ये तो मोमेंट का ही फॉर्मूला होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला होता है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन, ये कंटिन्यूअस दिख रहा है ना, कंटिन्यूअस है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बनाते हैं, जो रेंज दिया वहां से इंटीग्रेशन करेंगे। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का तो एक्स का रह जाता है, एक्स इंटू एफ एक्स लिखी जाती है। तो एक्स इंटू एफ एक्स कितना है, 1/2 दिया हुआ है। यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू 1/2 बाहर हो जाएगी। तो ई टू द पावर टी एक्स इंटू डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन में ए आ जाता है। तो एक्स का कोफिशिएंट टी है, टी नीचे आ जाएगा। अब एक्स के रेस्पेक्ट में था तो एक्स की जगह आपको एक्स का रेंज दिया हुआ है ना, तो एक्स का रेंज क्या है, तो भाई वो है। तो एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है, एक्स की जगह आपको एक बार 1 पुट करना है, एक बार -1 पुट करना है। एक्स की जगह 1 डालोगे तो ई की पावर टी इंटू 1 टी बनेगा, और लोअर लिमिट डालोगे तो -1 बन जाएगा, तो यानी कि माइनस टी आ जाएगा, नीचे में टी है तो टी चलते रहेगा। क्लियर है? बोलो यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको ट्राई करिए आप लोग। जस्ट वेट, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कोई।
चलिए ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अगर जो है आपको क्या दे दी, एक्स क्या है, कोई एक्स बी और रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल और एंड फंक्शन डेंसिटी फंक्शन। स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू है 1/3 और रेंज दे दिया जाए -2 से <x<2। चलिए फाइंड मोमेंट जनरेटिव फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन, चलिए एक बार ट्राई कीजिए, इसका क्या है, क्या बन जाएगा सब लोगों से कि नहीं बन पाएगा। ट्राई करो एक बार। एक जन ने आंसर बता दिया, ठीक है। क्या बोल रहे हो? नहीं, कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत सेम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा। वन बाई थ्री होने से चेंज नहीं हो जाएगी, और लिमिट भी तो चेंज है ना। अच्छा, एक जन के आंसर को सेम बोल रहे हो, ओके ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, इसका आंसर क्या आने वाला है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। चलिए वेरी गुड, आपने ट्राई किया।
mx सिर्फ mt भी लिख सकते हो शॉर्टकट में ऐसे mt। फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e टू द पावर tx होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन जाना है, -2 से 2 लिखना है, 1/3 लिखना है और e टू द पावर में tx लिख देना है। तो क्या बनेगा यहाँ से, ये 1/3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, e टू द पावर tx का e टू द पावर tx अपॉन में t हो जाता है। लिमिट पुट करना है कितना, -2 से 2 पुट करना है। तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा, mx, इसका फॉर्मूला बनेगा e की पावर, पहले से 2 पुट करोगे तो e की पावर 2t माइनस e की पावर -2t डिवाइड बाई 3t। ठीक है, ये आएगा। चलिए ठीक है। फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द ऑफ f of x इक्वल 1/c इंटू e टू द पावर -x अपॉन c। इसका कैलकुलेट करना है। और आपको यहाँ पर दिया हुआ है x का रेंज 0 टू इन्फिनिटी है, 0 से बड़ा, x लेस देन इन्फिनिटी है और c का मान 0 से बड़ा है। इतना देने के साथ साथ बोल रहा है हेंस फाइंड, ऑल्सो फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एचडी। चले ट्राई कीजिए एक बार। इजी क्वेश्चन है वैसे, अगर आप बना लिए तो मतलब समझ लो मोमेंट आपको क्लियर हो गया है, और नहीं बना पाए मतलब कहीं ना कहीं आप डाउट में हो, ठीक है, कुछ चीजों की कमी होगी फिर इसका मतलब। तो एक बार ट्राई करो क्या हो रहा है, क्या बन पा रहा है, क्या नहीं बन पा रहा है, कहीं दिक्कत है तो मीन और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलो 2 मिनट का टाइम है आप लोग के पास, ट्राई करो एक बार, ट्राई कीजिए। क्या ट्राई कर रहे हो, बन पा रहा है, कमेंट करो। बन जाएगा, ट्राई कर रहे हो कि मैं बताऊं। ट्राई करो एक बार, मेरे को आंसर बताओ मीन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का।
क्या बना किसी का, जल्दी बताओ। किसी का हुआ या नहीं बना अभी तक? बताओ, बताना पड़ेगा कि बन रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? यस या नो, जल्दी बताओ। देखिए तो चलो मैं बता देता हूँ, नहीं ट्राई हो रहा है तो आप लोगों से। क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले मेन चीज देखो, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला आपको पहले ही बताया क्या होता है, अभी तो सिखाया है भाई। इसका फॉर्मूला तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर एट टी टी एक्स का ही होता है। दिस इज कॉल्ड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। 1/c इंटू ई टू द पावर में -1। ओके, ई टू द पावर -1 कहाँ से आ गया? 1 -1 अपन c-1। तब लिमिट पुट करोगे तो आएगा ना। अभी आपने लिमिट शायद नहीं पुट किया, कुछ थोड़ा बहुत कुछ और कमी है लग रहा है उसमें। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स का क्या कैलकुलेट करते हैं, बताया था कि इसका निकालना हो तो यहाँ पर दे देते हैं, जीरो से इन्फिनिटी कंटिन्यूअस है तो जीरो से इन्फिनिटी डाल दो, ये लिख लो ई टू द पावर टी एक्स, इंटू में एफ एक्स लिख लेना है। एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला सिखाया मैंने। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, मोमेंटम ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करनी है तो ये जीरो से इन्फिनिटी बनेगा। यहाँ पर आपका e टू दी पावर में माइनस, क्योंकि एक ही बार आप लोग को अच्छे से समझना है, बार बार नहीं समझना है, ठीक है। e टू दी पावर टी एक्स लिखा हुआ है, इनटू में एफ एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है। एफ एक्स की वैल्यू 1/c इंटू ई टू दी पावर में -x/c। यहाँ तक के लिए किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/c इसमें कांस्टेंट है, 1/c को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी वैसे ही रहेगा। बेस सेम है, ई टू दी पावर टी एक्स इंटू ई टू दी पावर -x/c। जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो 1/c, जीरो टू इन्फिनिटी, ई टू दी पावर में यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो t -1/c बचेगा और बाहर में x हो जाएगा dx। क्या इतना आया समझ में? धीरे धीरे, कहीं तो नहीं ऐसा कि हड़बड़ी कर दिए, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ तक आ चुका समझ में? अगर किसी को डाउट हो तो बता देना, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ई टू दी पावर में ए एक्स, अब ये सोचो ए है पूरा, ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई टू दी पावर में ए एक्स यानी कि टी -1/c इंटू एक्स, डिवाइड बाई यह आ जाता है टी -1/c। और लिमिट पुट करनी है भाई। लिमिट क्या पुट करना है? जीरो से लेके इन्फिनिटी पुट करना है, जीरो से लेके इन्फिनिटी पुट करना है। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो भाई। अब इसमें जब आप एक बार इन्फिनिटी पुट करोगे और एक बार जीरो पुट करोगे तो क्या मिलेगा? जैसे ही मैं एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करूंगा तब क्या बनेगा, और एक बार जीरो पुट करेंगे तब क्या बनेगा? तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या माइनस कॉमन निकाल के 1/c-t लिख ही सकता हूँ, है ना। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के वो लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर वही रहेगा कि इंटीग्रेशन करा जाए तो वो उससे क्लियर हो जाएगा।
कहानी समझ में आ रही? क्योंकि हमको पता है ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ही 0 होता है और ई की पावर में इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। ये आपको याद रखने की चीजें हैं। तो यहाँ पर x की जगह इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो c का मान डिपेंड करता है कि c क्या चीज है। तो c का मान पहले ही बोला है 0 से बड़ी वैल्यू है। जब ये 0 से बड़ी है तो 1/c 0 से छोटी हो जाएगी। ये छोटी हो गई ऐसे में। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको यहीं से कॉमन ले लेना था। यहीं से कॉमन लेते तो ज्यादा बेटर रहता। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे, देखते जाओ। 1/c लिखा, 0 से इन्फिनिटी लिखा, e टू द पावर में माइनस को कॉमन कर दिया तो ये 1/c बन जाएगा और ये माइनस टी बन जाएगा। इनटू में x इंटू डी एक्स लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, 1/c बाहर रहेगा क्योंकि तभी वो बन पाएगा। e की पावर में माइनस वैसी रहेगा, 1/c माइनस टी वैसी रहेगा, अपॉन में ये पूरा माइनस इंटू 1/c माइनस टी आ जाएगा। क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं? यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ से माइनस को बाहर कर दिया तो 1/c को पहले, टी को बाद में लिख दिया। अब e की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स का माइनस से नीचे आ जाएगा और e की पावर एक्स का e की पावर एक्स ही होता है। इससे क्या प्लस पॉइंट मिलेगा, जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, वो e टू द पावर में माइनस का इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये बन गया आपका मोमेंट ऑफ एक्स। देखते चले जाओ। ये 1/c बाहर था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, डिवाइड में 1/c माइनस टी था विथ माइनस लिखा हुआ है। देखो, 0 पुट करोगे तो 0 मिल जाएगा, तो 0 पुट करोगे तो माइनस का 0, नीचे में तो कोई कांस्टेंट है तो e की पावर 0 बनेगा। ये e की पावर 0 बनेगा और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। तो ये ओवरऑल 1/c इंटू ये 1 बचेगा तो ये -1, नीचे से ये माइनस, यहाँ से एलसीएम लोगे 1 माइनस सी टी या 1/c माइनस टी ही रहने दो, कोई इशू नहीं है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या बचने वाला है, 1/c इंटू इसका एलसीएम लोगे तो c ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे में यानी कि c से गुणा, c से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, c से मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी सी बन जाएगा। यहाँ से भी c कैंसिल हो जाने वाला है तो 1/1 माइनस टी सी आ गया। कौन, मोमेंटम जनरेटिंग फंक्शन। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट हो गया, लेकिन साथ में ये भी बोला है क्वेश्चन कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करनी है। लेक्चर नंबर 15 दो बार अपलोड कर, 2 बार हो गया है। चलो देख लेता हूं मैं। फिलहाल के लिए अभी आओ यहाँ पर। मोमेंटम जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट हो जाने के बाद मैं आपको सिखाया था कि जब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट हो जाए तो म्यू1 डैश भी कैलकुलेट। जब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया हो तो म्यू1 डैश का मतलब कुछ और नहीं, क्या था, d/dt था मोमेंटम t का, ठीक है, mt का, और t के जगह 0 पुट करना था। यही तो म्यू1 डैश हो जाएगा। और म्यू1 डैश कैलकुलेट करना है तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलो भाई। तो म्यू1 डैश यहाँ पर इसका एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो 1/1 माइनस टी का डेरिवेटिव कितना होगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा। अगर आपको यहाँ से ये चीजें समझ में आ गई तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको इसका या तो दूसरा मेथड इसका एक्सपेंशन करके कर सकते हो। तो इसका कोई डेरिवेटिव कर सकते हो, बताओ। डिफ्रेंशिएशन करना है, कुछ भी नहीं है, एकदम डिफ्रेंशिएशन सिंपल है। ये ऊपर जाएगा तो ये जो है d/dt बनेगा और ये 1 माइनस टी सी और पूरे की पावर -1 होगा, जो लास्ट में t के जगह 0 पुट करना है। तो 1 टाइम डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा, ये माइनस सामने आएगा तो -1/-1 माइनस टी सी की पावर -2 हो जाएगी। अलग से हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का कोफिशिएंट -c अलग से आ जाएगा और जो भी है पुट करना है लास्ट में t के जगह 0। जैसी t के जगह 0 पुट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो चुका, सिर्फ c बचा यहाँ से, और t के जगह 0 पुट किया, 0 हो गया। तो ये बच गया क्या, यहाँ से 1, तो 1 का पावर -2 यानी कि 1 ही होगा। तो म्यू1 डैश कितना आ चुका, c मिल गया, म्यू1 डैश तो मिल गया। अब आप लोग सोच रहे होगे कि सर म्यू1 डैश क्यों बता रहे हो, बता रहा हूँ, अभी देखते जाओ। म्यू1 डैश आया है तो अभी म्यू1 डैश से ही सॉल्यूशन नहीं हुआ है, अभी देखते जाओ। अभी
ट्विस्ट है कहानी में। जैसे म्यू वन डैश मिल गया तो हम म्यू टू डैश निकाल सकते हैं। म्यू टू डैश का फॉर्मूला क्या था? म्यू टू डैश का मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है, और 2 बार डेरिवेटिव करना है किसका? एम टी का, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, और फिर लास्ट में टी के जगह 0 पुट करना है। तो ये बताओ 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक बार तो कर चुके हो, ये आया है वन टाइम डेरिवेटिव किए थे, ये आया था, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c इंटू वन माइनस टी सी की पावर -2। एक बार डेरिवेटिव करोगे तो ये बचे, एक बार बचेगा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। ध्यान से देखो, ये 2 बार है, 2 बार में एक बार हम कर चुके हैं, तो एक बार बचेगा किस, एक बार क्या बचा? c इंटू वन माइनस टी सी की पावर -2, ये बचा हुआ था। एक बार फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किए थे तो ये आया था। अब इसका एक बार और करना है, एक बार और टाइम डेरिवेटिव करोगे तो c कांस्टेंट रहेगा, इसका करोगे तो -2 सामने आ जाएगा, और 1 माइनस टी सी की पावर -3 हो जाएगी, और यहाँ पर अलग से t का कोफिशिएंट -c फिर से बाहर आ जाएगा, और लास्ट में हमको t के जगह 0 पुट करना है। जैसे ही t के जगह 0 पुट करोगे तो कौन कौन 0 हो जाएगा बताओ भाई? यहाँ से ये -2c यहाँ से हो गया, 1 माइनस 0 हो गया, पावर में -3 है, यहाँ से -c है, क्या बच रहा? सिर्फ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 की पावर -3 टाइम करोगे 1 ही आने वाला है। तो ओवरऑल क्या बच रहा है यहाँ से? 2c² बच रहा है, 2c² बच रहा है भाई कि नहीं? अब 2c² कौन आया? ये म्यू टू डैश आया। तो ये म्यू टू डैश और म्यू वन डैश सब जब सारी चीजें निकल गई तो हम यहाँ से मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। और मीन का फॉर्मूला क्या सिखाया था? म्यू टू, मीन क्या था याद करो? म्यू म्यू मीन का फॉर्मूला याद है किसी को? बोलो भाई। मीन का फॉर्मूला था फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव म्यू वन डैश। आज का जब मैं म्यू वन डैश म्यू टू डैश बता रहा था तो यहाँ से देख सकते हो मीन जब निकाले थे हमने, कहाँ पर? म्यू वन डैश म्यू टू डैश, उससे पहले आ जाओ यहाँ पर, ये जब हमने मीन कैलकुलेट किया था तो ये चीजें आ जाओ, ये देखो, ये तो वेरिएंस हो गया, उसके पहले आ जाओ मीन, यहाँ पर मैंने मीन बताया था, ठीक है? ये फॉर्मूला बताया था, देखो म्यू वन डैश को ही हम मीन बोलते हैं, लिखा चुका था, म्यू वन डैश को ही मीन बोलते हैं। तो जब हम म्यू वन डैश निकाल चुके हैं तो म्यू वन डैश को मीन बोलना है, तो एकदम सिंपल तरीके से आ गए। तो हम लोग का तो पहले ही आ चुका था म्यू वन डैश, तो मीन कौन था? म्यू वन डैश था, म्यू म्यू वन डैश को ही मीन बोलते हैं। और म्यू वन डैश की वैल्यू कितनी आई थी? सी, तो मीन कितना मिल गया? मीन की वैल्यू आ चुकी सी। क्लियर हुआ? चलो अब ये और देखते जाओ। सेकंड, सेकंड क्या था? वेरिएंस। अब बोलो वेरिएंस तो सर पूछा नहीं है, अरे देखते जाओ भाई। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? वेरिएंस को हम सिग्मा का स्क्वायर बोलते हैं। और वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस जो होता है, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो, वेरिएंस का फॉर्मूला था म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर था, ये फॉर्मूला था। और यहां से हमको म्यू टू डैश मालूम है कितना है? म्यू टू डैश 2c² था, 2c² माइनस म्यू वन c², म्यू वन डैश c है, c का स्क्वायर कितना हो गया? c² आया। मतलब वेरिएंस भी कितना आ गया? वेरिएंस, वेरिएंस जो है c² हो गया। हमको वेरिएंस नहीं बोला है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में वेरिएंस। क्लियर है? अंडर रूट में कितना डालोगे? c², कितना आएगा बाहर आके? c आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी कितना आ गया भाई? c। मीन भी कितना आया? c। क्या सबको समझ में आ गया कि अगर हमको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दे तो कैसे मीन और कैसे वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, है ना? और ये भी चीजें ध्यान दो कि अगर फंक्शन दिया है तो मोमेंट जनरेटिंग, पहले मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर मीन और फिर वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ का यूज करके कैसे यूज करना है मैं सारी चीजें बता दिया, ठीक है? क्या सबसे बन जाएगा? बोलो। तो मोमेंट अगर बोल दे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपको कैलकुलेट करना है, और फिर मीन और डेविएशन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है? सबको आ गया समझ में? कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में ना आया, किसी को दिक्कत कहीं पर, तो बता दो।
ओके, वेंटिलेशन की क्लास है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। जय श्री राम, बाय बाय सभी को, गुड नाइट एंड थैंक यू।